फ्रेंड्स, मैं कुणाल वेरा आप सभी को आज की न्यूज़ वीडियो में वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है हम लोगों का इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि एक फ्रेशर्स और एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स को इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वो क्वेश्चन से और टॉपिक से जो इंटरव्यू में आप लोगों के लिए आता है एंट्री लेवल में। पहला क्वेश्चन है, हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन ए बीम और कॉलम। एक बीम और कॉलम में हम स्टीरअप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए एक इजी सा कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ स्टीरअप इक्वल्स टू क्लियर स्पेन बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो यहाँ पे क्लियर स्पेन क्या है, सपोज अब पकड़ लीजिए ये एक बीम है, ये एक बीम है, ये दोनों कलम है, ये बीम चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा क्लियर स्पेन। सपोज इसको एल पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस में हमारा कितना स्टीरअप लगेगा उसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर स्पेन एल बाय स्पेसिंग, सपोज यहाँ पे 8 mm डाया बार 8 mm बार एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर में लग रहा है, मतलब 150 mm की दूरी में लग रहा है। तो वो स्पेसिंग है 150, तो एल बाई 150, और उसके साथ हम लोग को एक जोक करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 1 ऑल टाइम हमें एडिशन रखना पड़ता है, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग करते हैं एंड वाला ज़रिया को हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं इससे, तो ये एक एक्स्ट्रा बार ले लेते हैं। तो इसको टोटल जो अमाउंट होता है वो होता है हमारा स्टीरअप, नंबर ऑफ स्टीरअप्स। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टीरअप इक्वल टू क्लियर स्पेन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्लियर स्पेन बाई स्पेसिंग प्लस 1। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ बार प्रोवाइडेड इन स्क्वायर कॉलम एंड सर्कुलर कॉलम्स। तो हम जो स्क्वायर कॉलम होता है, सपोज पकड़ लीजिए एक कॉलम है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया हो, एक स्क्वायर कॉलम है, इसमें मिनिमम कितना जरिया डालना चाहिए। तो स्क्वायर कॉलम में हम लोगों का मिनिमम 4 रेनफोर्समेंट देना चाहिए, 4 मिनिमम। और सर्कुलर कॉलम में, जो सर्कुलर कॉलम होता है, उस सर्कुलर कॉलम में मिनिमम 6 रेनफोर्समेंट देना चाहिए सर्कुलर कॉलम में। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 रेनफोर्समेंट्स मिनिमम हो, उससे ज़्यादा भी चलेगा लेकिन मिनिमम ये सब देना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम डायमेंशन ऑफ मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार इन स्लैब। हम लोगों का जो स्लैब है, उस स्लैब में जो स्लैब होता है, स्लैब एक पकड़ लीजिए, एक स्लैब हम कास्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो बार डालेंगे मेन बार और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का मिनिमम डायमीटर क्या होना चाहिए। तो एज पर IS कोड 456 IS 456 2000, एज पर IS 456 2000, एज पर IS कोड 456 2000, तो मेन बार होना चाहिए 8 mm बार मेन बार होना चाहिए। अगर वो HYSD बार हुआ, तो अगर HYSD बार हुआ तो 8 mm होना चाहिए, और प्लेन बार हुआ वो तो 10 mm होना चाहिए। और मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों के लिए HYSD बार होने से मेन बार होता है 8 mm और प्लेन बार के लिए 10 mm। इसके बाद हम लोग आएंगे HYSD किसको बोलते हैं और प्लेन बार किसको बोलते हैं, बाद में आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
यूनिट वेट ऑफ ए स्टील बार। अभी हमारा स्टैंडर्ड वेट ऑफ ए स्टील बार 1 मीटर स्टील बार दिया हुआ है। हम अगर कैलकुलेट जब एस्टिमेशन करते हैं कभी स्टील का कैलकुलेशन करने के लिए, तो हमें जब खरीदने जाना पड़ता है साइट दुकान में, तो हम पर मीटर में कितना मीटर चाहिए हम लोगों को, तो वो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ड्राइंग देख से पता कर लेते हैं, ड्राइंग से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना लंबा हमें जरिया चाहिए। उसका वेट हम कैसे निकालेंगे? वेट निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है d²/162.2 इन मीटर पर मीटर। मतलब 1 मीटर के लिए अगर डी मतलब यहाँ पे डाया ऑफ बार, अगर 8 mm बार है डाया है, तो 8²/162.2 1 मीटर का लेंथ का बार का ये वेट होगा, ये केजी में। इसको कैलकुलेट करके हम मिल जाएगा हमें 0.22। तो हमें कैलकुलेट करके सब रेडीमेड रखा है अब लोगों के हेल्प के लिए। तो 8 mm के लिए क्या होता है 0.22, 6 mm के लिए 0.22, 8 mm के लिए 0.39, 10 mm के लिए 0.62, 12 mm के लिए 0.88, 16 mm के लिए 1.58, 20 mm के लिए 2.47, 25 mm के लिए 3.85 एंड 32 mm के लिए 6.31। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड वेट। इसको हमें याद रखना चाहिए, किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ये d²/162.2 1 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए ये इतना केजी होगा। और 1 फीट के लिए, पर फीट के लिए होगा d²/533। ये करने से हम 1 फीट का वेट कितना है वो हमें मिल जाएगा। 1 फीट लंबा रेनफोर्समेंट बार का वेट कितना है मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लैपिंग शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द बार हैविंग डाया लार्जर देन 36 mm। ये हमें याद रखना चाहिए। कोई भी बार हो जो बार का डायामीटर, बार है ये बार है पकड़ लीजिए, इसका अगर डायामीटर अगर 36 मीटर, डायामीटर अगर 36 mm से ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पे हम लैपिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे हमें वेल्डिंग और दूसरा तरीका यूज करना होगा, हमें लैपिंग कर नहीं सकते। एज पर IS कोड ये बोलता है। उसके बाद हम लैपिंग लेंथ के बारे में बात करेंगे। लैपिंग लेंथ फॉर स्टील इज, लैपिंग स्टील में कितना लैपिंग लेंथ देना चाहिए हम लोग। तो एक स्टील बार 12 मीटर का आता है, मतलब लगभग 40 फीट का, उससे ज़्यादा तो नहीं आता है। तो 40 फीट का 40 फीट से ज़्यादा जब हमें काम करना पड़ेगा तब तो हमें लैपिंग देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग जो लैपिंग देंगे, तो लैपिंग कितना देंगे, अब मतलब समझ पकड़ लीजिए, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, ये जो लैपिंग दे ये लेंथ कितना होगा। ये लेंथ अगर IS कोड बोलता है कंप्रेशन मेंबर मतलब जो कंप्रेस हो रहा है कॉलम के क्षेत्र, कॉलम के लिए वो होगा हमारा 50 इंटू डायामीटर, डाया अगर 12 होगा तो 50 इंटू 12 mm जितना होगा उतना। और टेंशन मेंबर मतलब बीम के लिए, आपको पता है हम बीम हमारा टेंशन मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे लोड पड़ेगा तो ये ऐसे बकल करेगा, इससे यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, ये टेंशन जोन। तो यहाँ पे जो होगा इसके लिए जो लैपिंग लगेगा उसका लैपिंग होगा हमारा 40 इंटू डायमीटर, 40 डायमीटर। और एक चीज़, हमारे लैपिंग कहाँ पे देते हैं, इस लैपिंग जोन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी ये देखिए, ये एक बीम है, ये टेंशन मेंबर है। टेंशन मेंबर में जो बीम का ये नीचे वाला टेंशन होता है, ऊपर वाला कंप्रेशन होता है। टेंशन जोन में हमें कभी भी लैपिंग नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर में कंप्रेशन होता है, बीम ऐसे बेंड करेगा तो यहाँ पे टेंशन होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा, तो यहाँ पे लैपिंग पड़ सकता है, किंतु यहाँ पे नहीं लैपिंग देना चाहिए।
नीचे वाला सरिया को सपोर्ट्स के एरिया में लैपिंग देना चाहिए, मतलब L/3 एरिया में लैपिंग देना चाहिए, और ऊपर वाला L/3 बीच वाला L/3 में लैपिंग देना चाहिए। एक हो गया बीम के लिए। और कॉलम के लिए लैपिंग हमेशा वो H/2 एरिया में इस जोन में देना चाहिए, इस मिडिल जोन में लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में बकल करता है, कॉलम बकल कर सकते हैं, तो बकल करके फेलियर हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे लैपिंग नहीं देंगे। तो ये हो गया लैपिंग जोन का। इस सब के डिटेल्स वीडियो मुझे आप लोगों को चैनल में बाद में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और फॉलो करते जाइए, आप लोगों के पास डिटेल्स वीडियो मिलते रहेगा। नेक्स्ट इज ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ किसको बोलते हैं? तो हमें एक पिक्चर देखिए, ये है कॉलम, एक कॉलम जा रहा है, ये कॉलम जा रहा है और ये बीम। तो ये देखिए, जब कोई दो मेंबर इंटरसेक्ट करता है तब हमें डेवलपमेंट लेंथ देना पड़ता है, क्योंकि जो लोड होता है तो एक दूसरे के अंदर कनेक्ट करने के लिए हमें डेवलपमेंट लेंथ देना पड़ता है। और डेवलपमेंट लेंथ ये देखिए, एक स्टीरअप मतलब जरिया आ रहा है, जरिया आके यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसका हम बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ से ये जो लेंथ होता है वो बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ LD का मतलब क्या था? LD का कैलकुलेट होता है 0.87 सिग्मा S 5/4 टाउ BD। यहाँ पे सिग्मा होता है नॉमिनल डाया ऑफ बार, 5 होता है नॉमिनल डाया ऑफ बार, सिग्मा जो स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसिडर्ड एट द डिजाइन लोड, टाउ BD डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। ओके, तो व्हाट इज द डेवलपमेंट, उसका डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कंपनियों में पूछा जा चुका है। तो इट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ बार विच मस्ट बी इम्बेडेड इन द कॉन्क्रीट बियॉन्ड एनी सेक्शन टू डेवलप इट्स फुल स्ट्रेंथ। तो मतलब उनका फुल स्ट्रेंथ ऑकर करने के लिए हम लोग जो एक्स्ट्रा बार को इम्बेडेड करके रखते हैं उसको ही हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। इसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TMT एंड HYSD बार्स। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। TMT का फुल फॉर्म है थार्मोमेकेनिकली ट्रीटेड बार। ये बार क्या होता है? एक बार होता है ऐसा, इसका 2 लेयर होता है, एक अंदर का एक बाहर का। तो ये क्या TMT का क्या है? अंदर का एक सॉफ्ट कोर होता है, बाहर का एक हार्ड कोर होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, उन लोगों का एक स्ट्रेंथ में बहुत ही बढ़ती होता है, और जहाँ पे भी अर्थक्वेक हो या कुछ हो वो रेजिस्ट कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग TMT में प्रेफर करेंगे, और उसका फुल फॉर्म होता है थार्मोमेकेनिकली ट्रीटेड बार। और HYSD बार, HYSD का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिपम्प्ड बार। तो इसका यील्ड स्ट्रेंथ हाई है, इसीलिए उसको हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेयर। व्हाट इज चेयर? चेयर आप लोगों का जब साइड में स्लैब कास्टिंग होगा, स्लैब कास्टिंग में आप देखेंगे एक ऐसा करके एक चीज़ को जिसके ऊपर से दोनों मैस को लेवल डिफरेंस करके रखने के लिए हम चेयर प्रोवाइड करते हैं। उस चेयर का दोनों चेयर के बीच का डिस्टेंस और स्पेसिंग कितना होता है? 1 मीटर। मतलब एक स्क्वायर मीटर में एक चेयर हम लोगों का देना पड़ता है मैक्सिमम। उससे कम देने से हम लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो दोनों मैस मिल जाए, एक दूसरे के ऊपर मीट कर जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को दोनों जरिया को एक साथ नहीं अटैच कर रख सकते। ये हो गया। और लास्ट थिंग है हम लोगों का आज के टॉपिक का, व्हाट इज द स्पेसर बार। स्पेसर बार क्या है? स्पेसर बार
तो एक बीम देख लीजिए, एक बीम है। बीम में जब हम सपोज यहाँ पे पकड़ लीजिए 6 बार डालना है, तो हम लोगों का यहाँ पे 6 बार हम लोग डालेंगे तो हमें कंक्रीट पोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये फुल फिल हो जाएगा, कंक्रीट नहीं घुसेगा। इसीलिए क्या होता है, और जगह नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक स्पेसर बार डालते हैं। ऐसा करके बार डाल के और उसके नीचे बार को अटैच कर देते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली बार को अटैच कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो लेवल क्रिएट हो जाता है, दोनों बार स्मैश के बीच में एक लेवल क्रिएट हो जाता है। उसके वजह से हम लोग कंक्रीट आराम से पोर कर सकते हैं और कंक्रीट घुस जाता है। इसको बोलते हैं स्पेसर बार। इसका भी एक डायमीटर होता है। स्पेसर बार का डायमीटर क्या हर वक्त ग्रेटर देन द हाईएस्ट डाया ऑफ एग्रीगेट। जो यहाँ पे जो पोर करने के कंक्रीट पोरिंग करने के टाइम जो एग्रीगेट यूज होगा, सपोज 25 mm एग्रीगेट यूज हो रहा है, तो वो अब 20 mm एग्रीगेट यूज हो रहा है पकड़ लीजिए, तो उसका जो स्पेसर बार होगा ऑब्वियसली 20 mm से ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा नहीं देंगे तो कंक्रीट घुसेगा कैसे, कंक्रीट नहीं घुसेगा तो यहाँ पे हानि कम रह जाएगा ना, तो हम लोगों का स्ट्रेंथ फॉल हो जाएगा, स्ट्रेंथ अच्छा नहीं आएगा, स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। इसीलिए हम लोगों का प्रेशर बार का डायमीटर हमेशा जो कंक्रीट का जो हाईएस्ट डाया ऑफ एग्रीगेट है उससे ज़्यादा, मतलब 20 mm का एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 25 mm का स्पेसर बार लगाना पड़ेगा। तो यही था आप लोगों का लिए आज का हमारा टॉपिक। तो इसका सेकंड पार्ट लेके हम कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और दूसरों को हेल्प करते रहिए और चैनल का वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।